सो है गाइस, राम राम भाई सभी ना, और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के यूजी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं हिस्ट्री के, वो इस क्लास के अंदर। तो मैं 50 से 60 क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, जिसमें सारे कंसेप्ट और टॉपिक्स आपको एक क्वेश्चन में 2 से 3 कंसेप्ट मिलेंगे देखने को। तो ये एक अच्छी सीरीज होने वाली है, आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, और क्वेश्चन का लेवल देख के आपको इस चीज़ का अंदाजा लग जाएगा। तो बिना समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट फेडरल गवर्नमेंट फॉलोइंग द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बलिया। बलिया में पहली समांतर जो सरकार है वो इस्टेब्लिश की गई। कब की गई? अगस्त 1942 में की गई। इसके लीडर थे चित्तू पांडे। ठीक है, चित्तू पांडे जी इसके लीडर थे। अब ये जो चित्तू पांडे हैं, इन्हें वेट, अरे यार, ये जो चित्तू पांडे जी हैं, इन्हें शेर बलिया कहा जाता था। शेर बलिया, ठीक है, और इस जिसका मतलब होता है लायन है बलिया। अगला क्वेश्चन, एक कंसेप्ट और है कि पहली जो फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट थी वो हुई थी बलिया में, जबकि सेकंड कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी सतारा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द रेड शर्ट मूवमेंट ऑल्सो नोन एज खुदाई खिदमतगार मूवमेंट वॉज लेड बाई विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन, जिसे खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है, इसका नेतृत्व किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? ऑप्शन हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मदन मोहन मालवीय। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1941 में 1929 सॉरी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1949 में ये मूवमेंट किया था, और सॉरी 1949 में यार, खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में ये मूवमेंट किया था। कहाँ किया था? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में किया था। क्यों किया था? जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उसके विरोध में किया था, और किसके थ्रू किया था? सुधारों के थ्रू, और जो पैसिफिज्म है उसके थ्रू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन होने वाला है, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शंस हैं कैलिकट, गोवा, पेटापुल्ली और पौंडुचेरी। तो वैसे तो पहले देखें तो फर्स्ट जो फैक्ट्री लगी थी वो लगी थी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में 1905 में। बट इन ऑप्शंस के आधार पर पेटापुल्ली करेक्ट आंसर होगा। तो पेटापुल्ली में कब लगी थी? ये लगी थी सेकेंड, और ये लगी थी 1606 में, 1606 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पहली फैक्ट्री जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की लगी थी वो मसूलीपट्टनम में लगी थी 1905 में। सेकंड लगी थी वो पेटापुल्ली में लगी थी 1606 में। अगला क्वेश्चन है, द स्कल्पचर ऑफ बियर्डेड मैन फाउंड इन मोहनजोदड़ो इज मेड ऑफ विच मटेरियल। तो मोहनजोदड़ो मिले दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस पदार्थ से बनी हुई है? तो ऑप्शन हैं टेराकोटा, तो वेट, ओके, 44-45, ओके। टेराकोटा कांसे की, तांबे की, पत्थर की। टेराकोटा, ब्रॉन्ज, स्टोन और या स्टोन। तो ये होने वाली है स्टीएटाइट की, जो कि एक सॉफ्ट स्टोन होता है। ठीक है, सॉफ्ट स्टोन होता है। ये जो बियर्डेड मैन है इसे हम प्रिस्ट किंग भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द रेड फोर्ट इन दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स। दिल्ली में लाल किला निम्न में किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बनवाया गया था? तो ऑप्शंस हैं बाबर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। करेक्ट आंसर है शाहजहां के शासनकाल में 1638 में लाल किले को बनवाया गया था। क्यों बनवाया गया था? क्योंकि जब शाहजहां ने आगरा से शाहजहानाबाद अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी, कैपिटल शिफ्ट करने का विचार किया था, कब बनवाया था? अब ये रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। कब आया था? 2007 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखने का फैक्ट है।
आगे अगर फोकस करें क्वेश्चन नंबर 247 में, तो धोलावीरा साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। तो सिंधु घाटी सभ्यता की धोलावीरा स्थल किसके लिए सबसे अधिक जानी जाती है? गाड़ियों के निर्माण के लिए, लोहे के औजारों का उपयोग करने के लिए, जल संरक्षण प्रणाली के लिए, शैलकृत वास्तुकला के लिए, मेकिंग ऑफ कार्ड्स, यूज ऑफ आयरन इंप्लीमेंट्स, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम या रॉक कट आर्किटेक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वाटर कंजर्वेशन सिस्टम के लिए जानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द गदर पार्टी एस्टेब्लिश्ड इन 1913 इन सैन फ्रांसिस्को एम टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया थ्रू रिवोल्यूशनरी मीन्स विच हु वाज द की फाउंडर एंड आइडियोलॉजिकल लीडर ऑफ गदर पार्टी। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी का उद्देश्य क्रांतिकारी तरीकों से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। गदर पार्टी के प्रमुख संस्थापक और वैचारिक नेता कौन थे? ऑप्शंस हैं लाला हरदयाल, वी.डी. सावरकर, सचिंद्रनाथ सान्याल या लाला लाजपत राय। तो भाई इसका जो है करेक्ट आंसर होने वाला है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना। ठीक है, ये याद रखना है कि 1913 में गदर पार्टी का फॉर्मेशन लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना ने किया था। अगला क्वेश्चन है विच रीजन वॉज मर्ड इन 1948 टू फॉर्म द इनिशियल टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश? राजपूताना 1948 में किस क्षेत्र को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का प्रारंभिक क्षेत्र बनाया गया था? राजपूताना, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, छत्तीसगढ़, शिमला हिल्स स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर है शिमला हिल स्टेट। इसके साथ 4 और राज्य मिलाए गए थे, है ना, और इन 4-5 को मिला करके एक स्टेट हिमाचल प्रदेश बनाया गया था। अगला प्रश्न की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ कलिंग इन 2nd सेंचुरी BC प्रोफेस्ड जैनिज्म इन इंडिया। तो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में कलिंग के निम्नलिखित में से किस राजा ने भारत में जैन धर्म का पालन किया था? ऑप्शंस हैं खारवेल, अशोक, संप्रति, बिंदुसार। तो करेक्ट आंसर होने वाला है खारवेल। खारवेल है ये 3rd किंग था कलिंग का। इसका रूलिंग टाइम था 2nd सेंचुरी जैसा इसमें बताया गया है। और ये जाना किसके लिए जाता है? तो वेट, जो ये खारवेल है ये जाना जाता है आदि गुंफा अभिलेख के लिए। और ये है महावेगन डायनेस्टी का रूलर, महामेघवना वंश का शासक है। ठीक है, अब ये हाथी गुंफा जो अभिलेख है इसमें इसके अचीवमेंट्स और जो पैटर्नेज है जैनिज्म के प्रति वो दर्शाई गई है। अगला क्वेश्चन है जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स वॉज द गवर्नर हु लेड द फोर्सेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स। जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स वह गवर्नर था जिसने निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति की सेनाओं का नेतृत्व किया था? ब्रिटेन का, पुर्तगाली, डच और फ्रेंच। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है फ्रेंच। जो ये डुप्लेक्स था ये गवर्नर जनरल था फ्रेंच फोर्सेज का। ठीक है, और इसने अपना रोल दिया था कार्नेटिक वॉर्स के लिए जाना जाता है। ये कार्नेटिक वॉर्स के लिए जाना जाता है। फर्स्ट वेट मैं एक स्लाइड ऐड कर लूँ। देखो इसमें ये जो जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स है ये कार्नेटिक वॉर्स के लिए जाना जाता है। कार्नेटिक वॉर्स, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर और सेकंड कार्नेटिक वॉर। जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है ये 1746 से लेकर 48 तक हुआ था। सेकंड हुआ था 1749 से 54 तक, और इसको 54 में वापस फ्रांस बुला लिया गया था। ठीक है, अगर हम आगे चलें तो जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ था वो मद्रास इसने ब्रिटिश से छीन लिया था 1746 में, और नवाब ऑफ आर्कोट है उसको हरा दिया था थॉमस एंड थॉम की बैटल में। सेकंड कार्नेटिक वॉर में 1749 से 54 के बीच में होता है, जिसमें इसने जो हैदराबाद के सक्सेशन डिस्प्यूट था, जो गद्दी के लिए उत्तराधिकार की जो लड़ाई थी उसमें इसने हस्तक्षेप किया, और कार्नेटिक जो उत्तराधिकार की लड़ाई थी उसमें भी इसने हस्तक्षेप किया, और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को थ्रोन पर बैठाया और कार्नेटिक थ्रोन पर चंदा साहिब को बैठा दिया। तो ये आपको याद रखने की बातें हैं। वेट, आगे चलें तो 1892 से लेकर इन 1892 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस पास ए सिग्निफिकेंट रिजोल्यूशन
on at its Allahabad session which was a demand for inclusion of Indians in which of the following. 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसमें निम्नलिखित में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई. प्रोविंशियल असेंबली प्रांतीय विधानसभाओं में, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद में, वाइसरॉयज काउंसिल वाइसरॉय परिषद में, सिविल सर्विसेज सिविल सेवाओं में. तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में. अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो 1892 में जो इलाहाबाद सेशन है जिसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने. ठीक है, WC बनर्जी ने की थी. और इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की आलोचना की थी. ठीक है, आगे चलते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड वास्को डी गामा लैंड इन कैलिकट ऑन द मालाबार कोस्ट फॉर सेकेंड टाइम. वास्को डी गामा निम्नलिखित में से किस वर्ष में दूसरी बार मालाबार तट पर कालीकट में उतरा था. 1509 में, 1502 में, 1505 में, 1511 में. तो आपको बता दूं वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था, है ना. पहली बार आया था 1498 में, दूसरी बार आया था 1502 में और तीसरी बार आया था 1524 में. कहने का मतलब ये है 1524 में ये मर गया, 1502 में ये मालाबार के तट पर आता है और 1498 में ये कैलिकट आता है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा 1502. आगे चलते हैं. विच लीडर प्रेसिडेड ओवर द 1929 लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वेयर द रिजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज वॉज पास्ड. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी जहां पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया. लाला लाजपत राय ने, CR दास ने, सुभाष चंद्र बोस ने या जवाहरलाल नेहरू ने. तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है जवाहरलाल नेहरू. लाहौर सेशन है वो 1929 का जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और इसमें पूर्ण स्वराज के पास किया गया था. अगला क्वेश्चन है, हो भगवान जी, हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन गिवन द आइडिया टू मोबिलाइज ऑल द लीडिंग इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स अंडर ए कॉमन प्लेटफॉर्म कॉल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस. कहने का मतलब ये है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक सामान्य मंच की स्थापना की थी. ये कहना चाहता है इसके तहत सबको जोड़ा था. तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, इसके फाउंडर थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जिन्हें फादर ऑफ ओरिएंटोलॉजी भी कहा जाता है. WC बनर्जी ने पहले सेशन की अध्यक्षता की थी. सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1886 में इनके द्वारा बनाई गई इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक संस्था INC से मिल जाती है. ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखनी चाहिए. अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया. भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था. भारत का सामाजिक विकास करना, सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत का औद्योगिकीकरण करना, वेलफेयर ऑफ इंडियन फार्मर्स, भारतीय किसानों का कल्याण करना, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक शोषण करना. तो करेक्ट आंसर होने वाला है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस. अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय इंडियन रिवोल्यूशनरी पॉलिटिशियन एंड ऑथर वाज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल. लाला लाजपत राय भारतीय क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ और लेखक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से जाना जाता है. महामना, तिलक ऑफ पंजाब, देशबंधु, पंजाब केसरी. तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है पंजाब केसरी. तो जो लाला लाजपत राय थे उन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है. महामना किसे कहा जाता था. तो ये कहा जाता था मदन मोहन मालवीय जी को. ठीक है, मदन मोहन मालवीय. देशबंधु किसे कहा जाता था. देशबंधु कहा जाता था चित्तरंजन दास को. ठीक है, और ये कहा जाता था तिलक ऑफ पंजाब MM मालवीय MMM. अगला क्वेश्चन है, विच इवेंट मार्क द फाइनल कोलैप्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. किस घटना ने ब्रिटिश अधिग्रहण नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया. बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, रिवोल्ट ऑफ 1857. तो देखो भाई, जो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन है इसको अंत किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 ने, मतलब 1857 के विद्रोह ने. पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर. क्विट इंडिया मूवमेंट 1942. अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 हाउ मेनी लेजिस्लेटिव मेंबर्स ओवर देयर इन काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल. 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में कितने विधायी सदस्य थे. 14, 4, 2, 12. करेक्ट आंसर होगा 12. देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो 1853 का चार्टर अधिनियम आता है उसके तहत लेजिस्लेटिव असेंबली का ब्रेकडाउन होता है 4 में. 3, 4, 1, 2, 3, 4. ठीक है, पहला है गवर्नर जनरल, वो होता था 1. फिर आ गया कमांडर इन चीफ, वो होता था 1. फिर है मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो होते थे 4.
और फिर होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स, वो होते थे 6, टोटल हो गए 12। आगे बात करते हैं। आफ्टर 100 years of conquest and administration, the British English East India Company faced a massive uprising that took place in विजय और प्रशासन के 100 वर्षों के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा। वो हुआ था 1856 में, 57 में, 54 में, 55 में। ये तो एक नंबर मुफ्त का मिला है 1857 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रैयतवाड़ी सेटलमेंट इज करेक्ट? ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इट वॉज डेवलप्ड बाई सेंट थॉमस मुनरो। से रैयतवाड़ी से बंदोबस्त के बारे में इसने पूछा है, इसे थॉमस मुनरो द्वारा विकसित किया गया था। सही बात है, गलत कथन पूछा है इसमें। वेट 1 2 3 ओके। दूसरा है द सेटलमेंट वॉज मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स नॉट जमींदार। हाँ, इसने मिडलमैन की भूमिका हटा दी थी, ये भी सही है। सीधा जमींदारों से ही सेटलमेंट करते थे। इट वॉज टेस्टेड ऑन स्मॉल स्केल इन नेक्स्ट टेरिटरी ऑफ टीपू सुल्तान। बिल्कुल सही है ये भी। टीपू सुल्तान की जो 12 महल रीजन है उसमें इसने एक कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इसका पहली बार वो किया था, टेस्ट किया था। ठीक है, आगे है फाइंडिंग इट सक्सेसफुल इट वॉज देन अप्लाइड इन गंगा प्लेन्स। नहीं, गंगा प्लेन्स में नहीं था ये, तो ऑप्शन 4 गलत है, 1 2 3 सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही करेक्ट आंसर होने वाला है। विच एक्ट फर्स्ट क्रिएटेड द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विद सिविल एंड मिलिट्री अथॉरिटी? किस अधिनियम ने पहली बार नागरिक और सैन्य अधिकारों के साथ भारत के गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया? चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, पिट्स इंडिया एक्ट। तो देखो मैं बता दूं, जो रेगुलेटिंग एक्ट है इससे नहीं हुआ था, चार्टर एक्ट 1833 से नहीं हुआ था। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद में एक एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो ये था विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द फर्स्ट 5 एंथोलॉजीज ऑफ कुरुंतोकेई, नारायणे, अकनानुरु, एक्केरुनुरु और एलिटक्को का ऑफ द एटुटोकोई इन द संगम लिटरेचर? तो संगम लिटरेचर में इसका मतलब होता है अक्कम। ठीक है भाई, सीधा सीधा याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है और मेरे हिसाब से ये आएगा भी नहीं। बस मैंने ये इसलिए कर लिया क्योंकि ये मुझे अजीब लगा और 1-2 बार ये आरआरबी की एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, 2 बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अक्कम का मतलब होता है इनर थीम, जबकि पूरम का मतलब होता है आउटर थीम। ठीक है, ये हो गया अक्कम का मीनिंग, आउटर थीम। अब इनर थीम और आउटर थीम में बता दूँ मैं। अक्कम मतलब इनर थीम का मतलब ये होता है कि ये डिस्क्राइब करता है ह्यूमन रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप एंड लव। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फिर विच डिपार्टमेंट हेडेड बाई दाबिर खास हैंडल रॉयल कोरेस्पोंडेंस एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत? ठीक है, दिल्ली सल्तनत के दौरान दाबिर खास के नेतृत्व में कौन सा विभाग शाही पत्र व्यवहार और आधिकारिक संचार का काम संभालता था? दीवाने रियासत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा, दीवाने बरीद मालिक। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस दीवाने रियासत है, अगर इसकी बात करें तो ये मार्केट कंट्रोल से संबंधित है, मार्केट एंड कॉमर्स। दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट, बरीद ममालिक इंटेलिजेंस। ठीक है, अब ये जो रियासत है इसको अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था, एक महीने में लेके हैं। अब जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेट मैटर हो गया भैया यहाँ पर। ओके, दीवाने इंसा। दीवाने इंसा का मतलब होता है रॉयल कोरेस्पोंडेंस, पत्राचार। ठीक है, याद रख लेना, दीवाने इंसा। The Santhal Revolt of 1855-56 was against which group along the British officials? 1855-56 का जो संथाल विद्रोह ब्रिटिश अधिकारियों के साथ किन समूहों के खिलाफ था? तो भाई ये था जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ। ये तो सीधा, इसके मेन लीडर्स कौन है? कान्हू सिद्धू। ओके, याद रखना ये। इसे हूल रिवोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये 1856 में होता है। कहाँ होता है?
राजमहल हिल्स ऑफ झारखंड एंड बिहार। ये रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस एग्जाम के लिए। ए सिंगल नरेटिव डिटेलिंग वन ऑफ द बुद्धास फॉर्मर एग्जिस्टेंस इज नोन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। बुद्ध के पूर्व अस्तित्व में एक का विवरण देने वाला एकल आख्यान निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। विनय, जातक, त्रिपिटक, सूतक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, बताऊंगा मैं। विनय का संबंध किससे है भाई? विनय का संबंध है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द मॉन्क्स। ये एक नियमावली है। त्रिपिटक का मतलब, त्रिपिटक में क्या क्या आ गया? एक तो विनय आ गया, फिर अभिधम पिटक आ गया, और फिर आ गया सूत्र। वेट हाँ, सूत्र आ गया। ओके, सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है ओरल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फिर इसका करेक्ट आंसर होगा जातक। जो जातक कथाएं हैं इनमें प्रीवियस बर्थ का वर्णन है, पूर्व जन्म की कथाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 267 की बात करें तो द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया वॉज प्रमोटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत को निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से बढ़ावा दिया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट, विनियमन एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला, ये याद रखना ईयर्स इनकी। मैकोले मिनट कब आता है? 1835 में। चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो भाई इसका करेक्ट आंसर होगा मैकोले मिनट, जो 1835 में आता है। इसने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास करवा दिया था 1835 में। किसके द्वारा किया गया था? सर बेबिंगटन मैकले। इसे इंग्लिश एजुकेशन का वजनक माना जाता है भारत में। सर लगाना तो गलत इनके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स वॉज कॉमन टू बोथ पल्लवा एंड पांड्या किंगडम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विशेषता पल्लव और पांड्या दोनों राज्यों में समान थी? रूल बाय इलेक्टेड मोनार्क, निर्वाचित सम्राटों द्वारा शासन, डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू मंडलम्स एंड नाडूज, राज्य का मंडलम और नाडू में विभाजन, एबोलिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू टैक्सेस, भू राजस्व करों का उन्मूलन, विलेज असेंबलीज वर कोल्ड, सभा ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर एक ही है भाई, राज्य का मंडलम और नाडू में विभाजन। मंडलम और नाडू है, ये क्या थी? कमेंट सेक्शन में बताना आप। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, इन विच ईयर डिड फ्रेंकोइस मार्टिन एस्टेब्लिश पौंडीचेरी विच लेटर इमर्ज एज हेडक्वार्टर ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। फ्रांसवा मार्टिन ने पौंडीचेरी में की स्थापना किस वर्ष में की थी, जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों के मुख्यालय के रूप में उभरा? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 1674 में। 1674 में फ्रेंकोइस मार्टिन है, ये पहला गवर्नर जनरल बना था फ्रेंच का, पहला फ्रेंच गवर्नर जनरल बना था। इसने सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी साइन कर दिया। अगला क्वेश्चन है द मस्की अशोका इंस्क्रिप्शन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। मस्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है रायचूर ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक के रायचूर में है। इसी इंस्क्रिप्शन में जो अपना अशोक है उसे पिया नामदासी, तो वेट मैंने गलत लिख दिया, देव नाम पिय या पियादासी बताया गया है। ठीक है, यह अशोक का पहला इंस्क्रिप्शन था, फर्स्ट शिलालेख ऑफ अशोका। मिक्स में चलती है अपने हिंदी इंग्लिश। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एन एंशिएंट सेट ऑफ इंस्क्रिप्शंस प्रमोटिंग मॉरल वैल्यूज एंड गवर्नेंस प्रिंसिपल एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट रिटर्न रिकॉर्ड्स इन इंडियन हिस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शिलालेखों का समूह है जो नैतिक मूल्यों और शासन सिद्धांतों का बढ़ावा देता है और इसे भारतीय इतिहास में सबसे पुराने लिखित अभिलेखों में से एक माना जाता है? अर्थशास्त्र, उपनिषद, वेदास, एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अर्थशास्त्र, उपनिषद, वेद, अशोक के शिलालेख ही इसका सही आंसर होने वाला है। अशोक के शिलालेख। तो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हु वर द राजुकास ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। मौर्य काल में रज्जुक किसे कहा जाता था? मिलिटियाज को, मिलिशिया, आर्मी एडमिनिस्ट्रेटर्स सेना प्रशासकों को, प्रोविंशियल ऑफिशियल्स प्रांतीय अधिकारियों को, क्राफ्ट्समैन या शिल्पकारों को। तो इसका करेक्ट आंसर होता है प्रांतीय अधिकारी, प्रोविंशियल ऑफिशियल्स जो लैंड का सर्वे करते थे प्लस उनका मेजरमेंट करते थे, रोप से उनको मेजर करते थे।
उन्हें हम रज्जुक कहते थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, द बुक गीता रहस्य ए फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द भगवत गीता वॉज रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स। भगवत गीता एक दार्शनिक व्याख्या गीता रहस्य पुस्तक निम्नलिखित में किस नेता द्वारा लिखी गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर होने वाला है बाल गंगाधर तिलक। कब लिखी थी? इन्होंने 1915 में लिखी थी, जब ये बर्मा में इम्प्रिजन थे, बर्मा की जेल में थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द नाइकदास अपराइजिंग सांखेड़ा 1858। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1858 के नायकदास विद्रोह सांखेड़ा के संबंध में सही नहीं है? उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति का सहारा लिया, ब्रिटिश सैनिकों को परेशान किया और ब्रिटिश स्थानों पर हमला किया। तो मैं बता दूं भाई, इसका जो ये गुजरात के एरिया में उदयपुर ज़िले के आसपास हुआ था, बिल्कुल सही है। गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज़ की थी। 1860 में आत्मसमर्पण किया था। नहीं, इसके जो लीडर्स थे नायक, रूपा नायक प्लस केवल नायक, इन्होंने सरेंडर नहीं किया था। ठीक है, गुरिल्ला टैक्टिक्स इन्होंने यूज में ली थी। द लीडर रूपा, हाँ, तो ये कथन इसका गलत होने वाला है, बाकी सारे सही है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड 70 to 75% ऑफ द पीपल वर एंगेज्ड इन डैश ऑफ निवेशिक काल के दौरान 70 से 75% व्यक्ति संलग्न थे कृषि गतिविधियों में। सीधा ऑप्शन है, सीधा। अगला क्वेश्चन है, द मैत्रकाज ऑफ वल्लभी वर द इनिशियली द वल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में डैश थे। रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट एम्पायर, एक स्वतंत्र साम्राज्य के शासक। सबॉर्डिनेट्स ऑफ गुप्ता, गुप्तों के अधीनस्थ। राइवल्स ऑफ गुप्ताज, गुप्तों के प्रतिद्वंदी। पार्ट्स ऑफ हुणाज, हुणों का हिस्सा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सबॉर्डिनेट्स ऑफ गुप्ताज। ये इनके मिलिट्री में किसी पद पर है, मिलिट्री में थे गुप्ताज की। जी याद नहीं है यार, कौन सा पद। इस जो ये मैत्रक डायनेस्टी है, वेट, ये जो मैत्रक डायनेस्टी है, इसको फाउंड किसने किया था? सेनापति, हाँ, सेनापति थे ये, सेनापति भत्रक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। भारत के औपनिवेशिक काल के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके द्वारा पेश किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है लॉर्ड लिटन। 1878 में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास की। ठीक है, और इसके थ्रू इसने जो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता थी वो छीन ली, प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली। लेकिन बाद में जो रिपन आता है 1881 में, तो ये इसको वापस कॉल ऑफ कर देता है, रिपील कर देता है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड गिवन द आइडिया टू मोबिलाइज ऑल द लीडिंग इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स अंडर ए कॉमन प्लेटफॉर्म कॉल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस। निम्नलिखित में से किसी ने सभी प्रमुख राजनीतिक नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साधु संघ के संगठित किया? ये तो वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में किया था। पहला सेशन इसका बॉम्बे में होता है। पहले लीडर इसके होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं वो W.C. बनर्जी, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की एक थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। यह 1886 में INC से मर्ज हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फेमस रूलर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना डायनेस्टी का, सतवाहना वंश का प्रसिद्ध शासक निम्नलिखित में से कौन था? कनिष्क, वसुमित्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, भगभद्रा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है गौतमीपुत्र सतकर्णी, 3 नंबर। ठीक है, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी है, इसने नहापन जो रूलर था, नहपन एक शक रूलर था, इसको हराया था और वापस सतवाहना डायनेस्टी को रिस्टोर किया था, इसकी पावर्स को। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए रेडिकल नेशनलिस्ट एंड आइकोनोक्लास्ट इन महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में एक उग्र बुद्धिवादी और मूर्ति भंजक था? विष्णु चिपलूणकर, गणेश वासुदेव जोशी, भास्कर, गोपाल गणेश अगरकर। करेक्ट आंसर होने वाला है गोपाल गणेश अगरकर। ये एक रेडिकल किस्म के नेता थे। आगे चलें तो हु पायलटेड वास्को डी गामा's ship to Calicut during the first successful voyage to India in 1498। तो फ्रांसिस्को जेवियर जेमोरिन अब्दुल मजीद डी एल्मेडा।
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद ने 1498 में एक गुजराती पायलट था ये, और वास्को डी गामा के जहाज़ को चला के इंडिया लेके आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर वॉज बिल्ट बाई औरंगजेब, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला औरंगजेब द्वारा निर्मित की गई? बीबी का मकबरा, कुतुब मीनार, ताजमहल, हुमायूंस टॉम्ब। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बीबी का मकबरा। एक मिनट, ओए ओए होए, बीबी का मकबरा है ना, बीबी का मकबरा है, ये बनवाया था औरंगजेब ने। कहाँ बनवाया था? औरंगाबाद में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रेजेंट टाइम महाराष्ट्र में, जिसका नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया है। किसकी यादें में बनाया था? दिलरास बानो, दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रांगली क्रिटिसाइज ब्रिटिश एजुकेशन फॉर बीइंग टू वेस्टर्न एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इंडियन रियलिटीज़, निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश शिक्षा की पश्चिमी होने और भारतीय वास्तविकताओं को से अलग होने के लिए कड़ी आलोचना की? चार्ल्स वुड, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय या मैकॉले? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, और इसी से नाराज़ होकर इन्होंने शांति निकेतन बनाया था, शांति निकेतन। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो देखो, दो काम करना, एक तो लाइक करना, दूसरा सब्सक्राइब करना, और एक और कर देना, शेयर भी कर देना। कोई कमी लगे तो एक काम और कर देना, कमेंट में मेरी कमी बता देना ताकि मैं सुधार कर दूँ। एक काम और कर देना, अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक बता देना ताकि मैं उस पर वीडियो बना दूँ, उसके क्वेश्चंस ऐड कर दूँ। ये सारे क्वेश्चंस PYQ टाइप के हैं, और ये इस बार के एक्सपेक्टेड हैं। PYQ तो नहीं बता सकते, लेकिन इनमें से कुछ रिपीटेड हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।